विदेशी बहू की पहली रसोई। गांव के लोग अपने अपने घर के बाहर निकलकर गांव के बीच से जा रही जेनेलिया को देखे जा रहे थे। सभी उसके छोटे छोटे कपड़ों को घूर रहे थे। अतुल, तुम्हारे गांव वाले मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे तुम उन पर ध्यान मत दो, लेट्स गो। अतुल जेनेलिया को लेकर अपने घर आता है, जहां सविता घर के आंगन में तुलसी में जल चढ़ा रही थी। तभी उसकी नजर अपनी विदेशी बहू और बेटे पर जाती है। जैसे ही उसकी नजर उन पर जाती है, दूध से भरा लोटा उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। अतुल, शी इज योर मॉम? यस जेनी। नमस्ते सासू मॉम। अपनी विदेशी बहू को देखकर सविता गुस्से से भरकर बोलती है, हैं गंगा मैया, क्योरी निकम्मे, यही गुल खिलाने को हमने तुझे गांव से दूर विदेश भेजा था ताकि तू इस विदेशन को उठा लाए। सविता की आवाज सुनकर घनश्याम, नताशा और प्रतीक भी वहां आ जाते हैं और नताशा एक नया तमाशा खड़ा करते हुए कहती है, ओ गॉड अतुल भैया, ये सब क्या है? आपने माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। एक बार भी आपको इस बात का ख्याल नहीं आया कि गांव जमाना कितनी बातें बनाएगा? नताशा को आग लगाता देखकर अतुल उसे डांटते हुए कहता है, स्टॉप नॉनसेंस नताशा। माँ, जेनेलिया भले विदेशी है, लेकिन ये हमारे यहाँ का रहन सहन अच्छे से जानती है। बस कर तू अतुल, आज से तू मेरा बेटा नहीं, और उससे भी बेकार है ये विदेशन लड़की जिसने तेरा हाथ थामा है। ये मेरी बहू नहीं। सविता अपना फैसला सुनाकर गुस्से से फिसफिसाती हुई कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। जिसके बाद प्रतीक जेनेलिया को रोता देखकर उसका वेलकम करता है। रिलैक्स भाभी, लव मैरिज में सारी टिपिकल सास फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा ही करती हैं। वैसे गर्मी बहुत है, आप आराम कीजिए। थैंक यू प्रतीक, यू आर नाइस गाय। अपनी माँ को गुस्से में लाल पीला होता देखकर नताशा बेचारी बहू की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अपनी माँ को खूब भड़काती है। इससे पहले कि माँ का गुस्सा ठंडा हो, चल नताशा। माँ टेंशन मत लो, वैसे भी इन विदेशियों की शादी हर दूसरे दिन टूटती है। आप चाहो तो आप एक दांव इस विदेशी की इस घर से छुट्टी कर सकती हैं। ऐसा कहकर नताशा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है। वहीं दूसरी ओर जेनेलिया सारी पहली रसोई की रस्म की डिटेल्स निकाल लेती है और सुबह पसीना बहाकर अच्छे से सफाई करके नहा धो लेती है। इतने में सविता उसके पास आती है। गुड मॉर्निंग सासू माँ, आई एम रेडी फॉर द पहली रसोई। गैस चूल्हा कहाँ है? हाँ, अरे ओ मेरी विलायती बहू, ये गांव है और गांव में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है, वो भी आंगन में। चल शुरू हो जा, ये सारा खाना तुझे तेरी पहली रसोई में पकाना है, वो भी 1 घंटे में। और हाँ, तेरे ससुर जी को सिलबट्टे की लहसुन मिर्ची की चटनी पसंद है, तो वो बनाना मत भूलना। ठीक है सासू मॉम। जेनेलिया भारी गर्मी में चूल्हा फूंक कर फटाफट से खाना बनाती है। फाइनली चूल्हा तो जल गया, अब जल्दी से खाना बनाना है। जेनेलिया भरी गर्मी में झुलसती हुई खाना बनाती है। देखते ही देखते पूरे आंगन में कड़ी धूप छा जाती है और वो सिर से पांव तक पसीने से भर जाती है। ओह गॉड, ये तो बहुत गर्मी है। देख लो माँ, कुछ ही देर में धूप और गर्मी में इस फिरंगन का चेहरा कैसे फीका पड़ गया। 4 दिन भी नहीं टिक पाएगी। अच्छा किया जो हमने गैस चूल्हा और मिक्सर मशीन छिपा दिया। पहली रसोई का खाना रेडी करके विदेशी बहू सिलबट्टे पर मिर्च लहसुन की चटनी पीसकर सभी को खाना परोसती है। सासू मॉम, ससुर जी, खाना शुरू कीजिए। अरे वाह भाभी, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अचानक जेनेलिया के हाथों में मिर्च का भभका उठ जाता है और उसके हाथों में जलन मचने लगती है। आउच, मेरे हाथ। बेचारी बहू सीधे बाथरूम की ओर भागती है। उसे देखकर अतुल और प्रतीक भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और मौका पाते ही नताशा खाने में नमक मिला देती है। कुछ देर बाद सभी खाना शुरू करते हैं। तभी सास और ननद नकली नाटक शुरू करते हैं। अरे क्यों रे मेरी विदेशी बहू, ये क्या बनाया? सारी सब्जी में नमक भरी है, यहाँ तक कि हलवे में भी नमक है। ओह गॉड भाभी, दिस इज टू मच, ये खाना खाने के लायक नहीं। नताशा जानबूझकर जेनेलिया को चिढ़ाने के लिए सारा खाना कूड़े में भर देती है, जिसे देख बहू रोते हुए बोलती है, मैंने गर्मी में पसीना बहाकर सारा खाना कुक किया, बट मेरा स्ट्रगल वेस्ट हो गया। आई एम सॉरी ससुर जी। अरे कोई बात नहीं बहू, तूने कोशिश की, ये क्या कम है। जेनेलिया को अपनी सास और ननद पर शक हो जाता है। इसलिए शाम को जब वो बड़े ध्यान से खाना बनाती है, जिसे उसके ससुर, देवर और पति तीनों पेट भरकर खाना खाते हैं। अरे वाह जेनेलिया बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है भाई। मेरी फिरंगी बहू ने तो होटल फेल कर दिया। हाँ भाभी,
आप विदेश के होकर भी हर एक भारतीय खाना बनाना जानती हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप दोनों का शुक्रिया। घर वालों को विदेशी बहू के साथ घुलता मिलता देखकर सविता गुस्से से भरकर बोलती है, कोई बात नहीं मेरी फिरंगी बहू, ये प्लान भले फेल हो गया मगर मैं तेरा जीना मुहाल कर दूंगी। गर्मी के मारे जेनेलिया रात भर सो नहीं पाती। ऐसे में सुबह होते ही सास उसे उठाती है। जेनेलिया बहू, अरे ओ जानलेवा बहू, चल फास्ट फॉरवर्ड में उठ जा। गर्मी और दर्द के मारे जेनेलिया का सिर फट रहा था, मगर सविता इस बात को कहां समझने वाली थी। अरे यहाँ घर में पीने का पानी नहीं और तू खर्राटे खींच रही है, चल उठ और पानी लेकर आ। जेनेलिया आधी अधूरी नींद के साथ उठकर भरी गर्मी में गागर में नदी से पानी लेकर घर आती है। अरे भाभी, आप घर में हैंडपंप होते हुए इस गर्मी में पानी लेने क्यों गई थी? बिकॉज सासू मॉम ने कहा था हैंडपंप का पानी खारा है। भाभी, माँ ने बस आपको परेशान करने के लिए आपको भरी गर्मी में बाहर भेजा था। ये सुनकर बेचारी बहू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मगर फिर भी वो अपनी सास से कोई शिकायत नहीं करती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन नताशा अपने सारे कपड़े लाकर अपनी भाभी के आगे पटक देती है। ये लो मेरी विदेशी भाभी, इन कपड़ों को वॉश कर दो। बट नो, अपने कपड़े तुम खुद भी धो सकती हो। क्यों रे, तेरे हाथ चूक गए हैं क्या जो मेरी बेटी काम करे? चुपचाप से ये कपड़े धो वरना तेरी ये कमजोर कलाइयां तोड़ कर रख दूंगी। जेनेलिया ने आज तक मशीन में ही कपड़े धोए थे, मगर गांव की बहू बनने के बाद जैसे सब बदल गया था। जहां उसे भरी गर्मी में धूप में कपड़े धोने पड़ रहे थे, वहीं दोनों माँ बेटी एयर कंडीशनर कूलर के आगे बैठी ठंडी ठंडी हवा में मजे से मूवी देख रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, मगर दोनों सास ननद उसे सारा दिन नौकरों की तरह अपने इशारों पर नचाती रहती। वो कभी उसे सोता देखकर बिजली काट देती, तो कभी भरी गर्मी में बनाई खाने को खराब करके उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। एक दिन नताशा घर के मेन स्विच में नंगी तार छुटी देखकर जेनेलिया को जान से मारने की साजिश बुनती है। ओ गॉड, ये गर्मी। अरे ओ जेनेलिया भाभी, जाओ जरा जाकर तो देखो कहीं मेन स्विच ही नहीं गिर गई। ठीक है नताशा, मैं देखती हूँ। जैसे जेनेलिया जाने लगती है तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों ननद भाभी ने जाकर भागकर देखा तो सविता बिजली के स्विच के पास बेहोश पड़ी थी। जेनेलिया जल्दी से उसे उठाकर कमरे में लाकर हाथ पांव मलने लगती है। ओह गॉड, लगता है सासू मॉम को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। कॉल द डॉक्टर नताशा। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर सविता का इलाज करते हैं। कुछ घंटों बाद सविता होश में आती है और डॉक्टर की ओर देखकर कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अरे शुक्रिया मुझे नहीं, मिसेस जेनेलिया को कहिए, जिन्होंने आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद दिया जाने वाला ट्रीटमेंट दिया, वरना पता नहीं क्या होता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर सविता की आंखों में पछतावे के आंसू भर गए और उसने कहा, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे फॉरनर होने के लिए तुझे कितना डांटा फटकारा। अपने बेटे की जिंदगी से निकालने के लिए जो नहीं करना था सब किया, मगर आज तूने मुझे बचा लिया। माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही बिजली की नंगी तार खुली छोड़ी थी ताकि जेनेलिया भाभी की जान चली जाए। पता नहीं नफरत में मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई। आई एम सॉरी भाभी, अब चाहो तो मुझे पनिश कर सकती हो। जेनेलिया नताशा को गले से लगाकर बोली, रिलैक्स नताशा, तुम्हें गिल्टी होने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई है। इट्स डन फॉर मी, एंड फैमिली में ऐसा होता रहता है। इट्स नॉट बिग डील। मगर अब हम सब खुशी के साथ मिलकर रहेंगे। इस बात पर एक फैमिली सेल्फी हो जाए। इसके बाद पूरा परिवार घर आई विदेशी बहू के साथ सेल्फी लेते हैं और सविता और नताशा जेनेलिया के साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं। आखिर अतुल भी तो यही चाहता था कि जेनेलिया को सभी के दिल में थोड़ी जगह मिल जाए। पकौड़े ले लो, पकौड़े, गर्मा गर्म करारे खस्ता पकौड़े ले लो। 12 साल की बबीता बाजार की बड़ी भीड़ भाड़ में घूम घूम कर पकौड़े बेच रही होती है। सुबह से शाम ढल जाती है, मगर आज कोई भी उस गरीब बच्ची के पकौड़े नहीं खरीदता, जिस कारण उसका मन छोटा हो जाता है। आज तो एक भी पकौड़ा नहीं बिका है। भगवान, आज मैं अपनी छोटी बहन को क्या खिलाऊंगी? गरीब बबीता उदास मन से पकौड़े से भरी टोकरी सिर पर लिए चली आती है, जहां 8 साल की प्रेरणा अपने छोटे से फूस के बने घर के बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है। अरे क्या हो गया मेरी प्यारी बहन, क्यों रो रही है? दीदी, वो चिंटू है ना, उसने मुझे खूब चिढ़ाया। दीदी, वो कहता है कि मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगी।
मैं भी बड़ी होकर पकौड़े बेचूंगी। दीदी, क्या सचमुच आप मुझसे भी पकौड़े बेचने को कहोगी? मैं पकौड़े नहीं बेचना चाहती दीदी, मैं बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। अपनी छोटी बहन की आंखों में उभरी पढ़ने की ख्वाहिश देखकर बबीता उस रोज ठान लेती है कि वो अपनी छोटी बहन को खूब पढ़ाएगी। और कहते हैं ना, जिस चीज को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। बबीता ने अपना बचपन अपनी छोटी बहन पूजा को पढ़ाने लिखाने में पूरी तरह झोंक दिया। वो एक सुबह से भूखे प्यासे पकौड़े बेचने निकल जाया करती थी। पकौड़े ले लो, पकौड़े, ताजे करारे खस्ता पकौड़े चटपटी चटनी के साथ। हे भगवान, आज बस मेरे पकौड़े बिक जाएं। कल मुझे पूजा की स्कूल की फीस भरनी है। बबीता के मन की ये बात जैसे सीधे भगवान के कानों में जा पड़ी। उस रोज कई ग्राहक पकौड़े खाने उस गरीब बहन के पास आए। अरे जरा 20 के गर्मा गर्म पकौड़े देना। ये लीजिए बाबूजी, आपके 20 के पकौड़े। अरे जरा मुझे भी 15 के पकौड़े देना। देखते ही देखते बड़ी भीड़ बबीता के पकौड़े खाने के लिए वहां जमा हो जाती है। सभी ग्राहकों को पकौड़े का स्वाद खूब भाता है। अरे वाह भाई वाह, क्या करारे पकौड़े हैं। और स्वाद तो एकदम लाजवाब है। वही वाह, मजा ही आ गया। हाँ भैया, इतने खस्ता पकौड़े तो आज से पहले मैंने कभी नहीं खाए। शुक्रिया साहब जी। इस रोज पकौड़े बेचकर बबीता को अच्छी खासी कमाई हुई, जिसे उसने अगले दिन अपनी बहन की फीस भर दी। ऐसे ही दिन बीतते गए, जिसके साथ बबीता के बनाए पकौड़ों का स्वाद निखरता चला गया। इसलिए अब हर दिन खूब सारे ग्राहक बबीता के पकौड़े खाने उसके पास आया करते। जिसके बाद बबीता एक ठेले पर पकौड़े बेचने लगी। समय ढलता चला गया। इसी बीच दोनों बहनें बड़ी हो गईं। बबीता का रहन सहन आज भी सादा सा है, मगर पूजा फुल टू हाई फाई बनकर रहती है। थैंक गॉड, आपको घर आना तो याद रहा। अरे क्या बात है मेरी प्यारी बहन पूजा, अपनी बड़ी बहन से नाराज है क्या? प्लीज बबीता दीदी, मुझे मक्खन मत लगाओ। अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो चुकी हूँ। इतनी रात तक आखिर आप कौन से ग्राहकों को पकौड़े बेचती हो? मुझे तो आपकी कैरेक्टर पर शक हो रहा है। पता नहीं पकौड़े बेचने के बहाने आप इतनी रात को क्या गुल खिलाकर घर लौट रही हो। अपनी छोटी बहन के शब्दों में उभरते शक से बबीता के कदम उखड़ जाते हैं और वो पूजा को खींचकर थप्पड़ मारकर कहती है, जिस छोटी बहन के पीछे मैंने अपना बचपन छोड़ दिया, अपनी खुशियां, अपने अरमान सब वार दिए, वही बहन आज मुझे बच्चलन बना रही है। हाउ डेयर यू दीदी, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। अब मैं यहाँ एक पल नहीं ठहरूंगी। वैसे भी इस गरीबी और घिसी पिटी जिंदगी में जीते जीते मैं तंग आ गई हूँ। अब मैं अनुराग के पास जा रही हूँ। अनुराग कौन है? अनुराग मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। अब मुझे जाने दो। अपनी छोटी बहन को घर छोड़कर जाता देखकर गरीब बबीता उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती हुई बोलती है, रुक जा, तेरी गरीब बहन तुझसे गुजारिश करती है पूजा, अगर तू ऐसे चली गई तो तेरी बड़ी बहन की क्या इज्जत रह जाएगी। मैं अनुराग से तेरी शादी कराऊंगी। ठीक है, मगर तुम्हें 10 दिन के अंदर मेरी और अनुराग की शादी करानी होगी। अनुराग अमीर खानदान से है, इसीलिए इंतजाम में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। बबीता अपनी छोटी बहन को हंसी खुशी विदा करने के लिए बनवारी के पास आती है, जो बड़ी ब्याज की दर पर गरीबों को पैसा देता था। बनवारी काका, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ बबीता, बोल ना, कितने पैसे चाहिए? तकरीबन 10 लाख काका। अरे 10 लाख कभी देखे हैं तूने? हाँ, और इस बुनियाद पर मैं तुझे इतने पैसे कैसे दे दूं? काका, मुझे मेरी छोटी बहन की शादी करनी है। वादा करती हूँ आपकी पाई पाई चुका दूंगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो तेरी जमीन जब्त कर लूंगा। वैसे तू जानती है ना, जो बनवारी को महीने महीने ब्याज नहीं देता, बनवारी उसकी ईंट से ईंट बजाना खूब जानता है। ठीक है काका, अगर मैं पैसे न दूं तो बेशक मेरा घर आपका होगा। बनवारी बबीता को पैसे दे देता है। गरीब बबीता बड़े धूमधाम से अपनी छोटी बहन की शादी अनुराग से कर देती है। जा मेरी छोटी बहन, आज तेरी बड़ी बहन तुझे दिल से दुआ देती है कि तेरी नई जिंदगी खुशियों से भर जाए। बबीता जैसे ही पूजा को गले लगाने के लिए बाहें बढ़ाती है,
पूजा बिना उसे मिले कार में बैठ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। बबीता पहले की तरह फिर से पकौड़े बेचना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा की जिंदगी ऐशो आराम से मजे में गुजर रही थी। एक दिन बातों ही बातों में अनुराग पूजा से पूछता है, पूजा, क्या तुम्हें अपनी बड़ी बहन से मिलने का मन नहीं करता? इस पर पूजा बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, हरगिज़ नहीं अनुराग, मैं अपनी बड़ी बहन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आखिर उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है, सिवाय गरीबी में रूखा सूखा खिलाने के। मैं उन बुरे दिनों को याद नहीं करना चाहती। अपनी बड़ी बहन को लेकर पूजा का बुझा मन देखकर अनुराग को बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर बबीता के पकौड़े की बिक्री एक बार फिर घटना शुरू हो जाती है और कर्ज के कारण उस गरीब बहन की आंखों से रात की नींद गायब हो जाती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पकौड़े बेचकर भी 4 पैसे हाथ आ रहे हैं जो खाने में खर्च हो जा रहे हैं। अगर जल्दी मैंने बनवारी काका का कर्जा नहीं चुकाया तो ये छत भी मुझसे छिन जाएगी। अफसोस बस इस बात का है कि जिस बहन के लिए मैंने ये सब कुछ किया वो मुड़कर मुझे देखने भी नहीं आई। बबीता को जिस बात का डर था आखिर में वो सच हो जाता है। जिस दिन बनवारी उसके घर को कर्ज के बदले हथियाकर उसे घर से निकाल फेंकता है। अरे चलो बबीता बिटिया, फूटो यहाँ से। बस काका, मेरी कुछ जरूरत की चीजें अंदर छूट गई हैं, वो ले लेने दो। बबीता अंदर जाकर अपनी और अपनी बहन की तस्वीर लेकर घर से निकल जाती है। अब न तो उसके पास पैसे थे न कोई और ठिकाना। तभी उसकी नजर एक मॉल के ठीक बाहर बने छोटे से खांचे पर घिर गई। बुरे हालातों ने उसे वहां रहने पर मजबूर कर दिया। दिन बीतते गए। अमीर होने के बाद पूजा ने अपनी बहन को पूरी तरह से भुला दिया था। एक दिन की बात है। अनुराग, इन सारी साड़ियों से मेरा मन भर गया है, प्लीज आज मुझे शॉपिंग के लिए ले चलो। हाँ ठीक है, रेडी हो जाओ। थोड़ी देर में दोनों शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। तभी पूजा की नजर अपनी बहन पर गिर जाती है और वो एकदम से सिर घुमा लेती है। अनुराग, कहीं और चलो, पता नहीं मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे मगर पूजा, कल तक तो ये शॉपिंग मॉल तुम्हें बहुत पसंद था, आज ऐसा क्या हो गया? मैं बताता हूँ। तुम अपनी गरीब बहन को इस हालत में देखकर शर्मिंदा हो गई। जानती हो तुम्हारे लिए तुम्हारी बड़ी बहन ने क्या नहीं किया? तुम्हें पढ़ने के लिए खुद अनपढ़ रह गई, अपनी ख्वाहिश मारकर तुम्हारे शौक पूरे किए। इतना ही नहीं, तुम्हारी रॉयल शादी के लिए कर्ज में दब गई और आज इन हालातों में है। अपनी बड़ी बहन के किए को याद करके पूजा पछतावे से भर जाती है और आंसू से भरकर भागकर बबीता के कदमों में गिरकर माफी मांगती है। बबीता दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उस मोड़ पर छोड़ दिया जहाँ तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी खुशियों में इस हद तक खो गई कि मुड़कर तुम्हारे पास भी नहीं आई। चलो दीदी, तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें लेने आई है। नहीं, चुप हो जा पूजा। तू जानती है ना कि तेरी दीदी तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जो हुआ उसे भूल जाते हैं। आखिर में बबीता सब कुछ भूलकर पूजा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।